अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 9 शुरू करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 9 जो है ये डील करता है डायनामिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स को। और अभी तक जितनी भी हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 4 से 6 तक वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स के बारे में पढ़ा है। 7 से 8 तक हमने मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड्स के बारे में पढ़ा है। तो जो स्टैटिक फील्ड्स हैं वो हमने कहा था कि अपने टाइम के हिसाब से टाइम इनवेरिएंट है और अपने जो प्लेसमेंट ऑफ चार्जेस है उसके हिसाब से भी स्टैटिक है। जो डायनामिक फील्ड्स हैं उसमें ये है कि अगर आप उनकी फॉर्म देखें तो यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स हैं इसमें ई फील्ड एट एनी पॉइंट इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। और एक्स वाई जेड जो है वो सिर्फ लोकेशन डिपेंडेंट है और चार्ज की भी एक फ़िक्स लोकेशन होगी, जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है उसकी भी फ़िक्स लोकेशन होगी। उनके दरमियान में अगर कोई वैल्यू बढ़ती है, चेंज होती है, कोई रेडियस इंक्रीज़ डिक्रीज़ होता है तो ई फील्ड की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। तो अब यहाँ पे अगर आप देखिए तो जो टाइम वेरिंग फील्ड्स हैं इनका अगर आप वेक्टर देखिए तो नाउ उसके अंदर टाइम का एक फैक्टर भी आ गया है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स जो हैं वो अब लोकेशन के ऊपर भी डिपेंड कर रही होंगी, यानी हमारा जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है उसकी क्या लोकेशन है, सोर्स से कितना दूर है, उस पर भी डिपेंड कर रहा होगा। और किस टाइम के ऊपर क्या फील्ड की वैल्यू है वो भी चेंज कर रहा होगा। ठीक है। अब आप ये देखिए कि हमें ये बात बताया कि हमेशा जो सोर्स और जो हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है ये हमेशा आपस में डिपेंडेंट होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअली अब हमारा जो सोर्स है उसके अंदर कुछ ऐसी चेंज आ गई है जो कि इन ईएम फील्ड्स को टाइम डिपेंडेंट कर रहा है। ठीक है। हमें ये बात पता है इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में कि वो पॉजिटिव चार्जेस से शुरू होती हैं और नेगेटिव चार्जेस के ऊपर टर्मिनेट होती हैं। ठीक है। और गॉसेस लॉ हमें ये बताता है कि जो आउटवर्ड फ्लक्स है उसकी वैल्यू इज़ इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड। अब आप ये देखिए कि अगर हमारे पास जो हमारा चार्ज है अगर उसकी वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाए, यानी चार्ज की कंसंट्रेशन टाइम से चेंज होना शुरू हो जाए और फिर उसकी कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो जाए, तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट के ऊपर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड या उसकी इंटेंसिटी भी आहिस्ता आहिस्ता चेंज होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और गॉसेस लॉ हमारे पास होल्ड करता है। ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो करंट की डायरेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट हैं। अब अगर आप उन मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को टाइम डिपेंडेंट करना चाहते हैं बोथ विद रिस्पेक्ट टू इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड्स एंड डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, क्योंकि वेक्टर है तो उसमें दोनों कोई एक चीज़ भी चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हम कहेंगे ये कि टाइम वेरिंग वेक्टर हो गया। तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि आपको उसकी करंट की डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो हमारा करंट है उसकी फ़्लो की डायरेक्शन टाइम डिपेंडेंट हो जाएगी। हो सकता है किसी एक टाइम पे एक जगह पे करंट अगर से पॉजिटिव जेड एक्सेस की तरफ फ़्लो कर रहा है तो फिर नेक्स्ट टाइम इंस्टेंट पे हो सकता है कि उसकी वैल्यू माइनस उसकी जो डायरेक्शन है नेगेटिव जेड एक्सेस हो जाए। इसी तरह अगर करंट की इंटेंसिटी इंक्रीज़ कर रही है तो हो सकता है कि एक सर्टेन टाइम के बाद करंट की पीक वैल्यू के बाद पीक वैल्यू अचीव करने के बाद उसकी इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज़ करना शुरू कर दे। ठीक है। तो एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो हम आगे जाके देखेंगे कि ना सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड्स जो टाइम वेरिंग होती हैं और मैग्नेटिक फील्ड जो टाइम वेरिंग होती है ये आपस में भी इंटर रिलेटेड होती हैं, जबकि जो स्टैटिक फील्ड्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं होता। किसी भी एक जगह पे स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मौजूद हो। लेकिन जो डायनामिक फील्ड्स हैं उसमें ऐसा नहीं होता। अगर किसी भी जगह पे टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है तो वहाँ पे उसकी वजह से टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट करेगी, या अदरवाइज़ अगर किसी भी जगह पे टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है तो उसकी वजह से ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहाँ पे एग्जिस्ट करने लग जाए। ठीक है। तो हमें ये बात पता है अभी तक कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स हैं वो स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से प्रोड्यूस होती हैं। जो मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड्स हैं वो इलेक्ट्रिक करंट विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी की वजह से प्रोड्यूस होती हैं, या फिर स्टैटिक मैग्नेटिक चार्ज मैग्नेटिक
पोल्स जिस तरह से परमानेंट मैग्नेट होता है, ठीक है। लेकिन उसके मुकाबले में जो टाइम वेरिंग फील्ड्स हैं, जिनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहते हैं, ठीक है, वो प्रोड्यूस होती हैं ड्यू टू एक्सेलरेटेड चार्जेस, ठीक है, या टाइम वेरिंग करंट्स, ठीक है। और एक मज़े जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें मज़े की बात ये है कि अगर इसमें से कोई भी चीज़ एग्जिस्ट कर रही होगी, टाइम वेरिंग करंट अगर होगा तो वो एक्सेलरेटेड चार्ज के इक्वल ही होगा, और अगर टाइम वेरिंग करंट की वजह से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, तो क्योंकि टाइम वेरिंग करंट इज़ ऑल्सो इक्वल टू एक्सेलरेटेड चार्ज, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे चार्जेस भी हैं, तो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट करना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ हैविंग टू डिफरेंट सोर्सेज या टू डिफरेंट सिनेरियोज, वी ओनली नीड वन सोर्स और सिनेरियो, या ये होना चाहिए या ये होना चाहिए, और अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ होगी तो दूसरी चीज़ एग्जिस्ट करना शुरू हो जाएगी, दोनों फील्ड्स एग्जिस्ट करना शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पे यही बात लिखी हुई है। अब आप देखिए, से फॉर एग्जांपल, इफ़ यू हैव अ करंट, तो करंट इफ़ इट इज़ अ साइनोसाइडल करंट, तो आप देखिए कि करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो रही होगी, ठीक है। इस साइड पे अगर देखें तो इसकी वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है, और साथ में जो करंट की डायरेक्शन है वो अपवर्ड है, और यहाँ पे अब उसकी वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ होना शुरू हो गई। यहाँ पे करंट की वैल्यू ज़ीरो हो गई, और अब करंट की वैल्यू नेगेटिव हो गई। तो पॉजिटिव और नेगेटिव में आपको बताया कि 180 डिग्रीज़ का डिफरेंस होता है। तो करंट की वैल्यू भी इंक्रीज़ डिक्रीज़ हो रही है, और उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इसको सबसे पहले किसने रियलाइज़ किया? जो लॉ इसको गवर्न करता है, इसकी डेवलपमेंट को और इसकी क्रिएशन को, उसको फैराडे लॉ बोलते हैं। और जो फैराडे एक्सपेरिमेंट था वो इस बात के ऊपर था कि हमने शुरू से पढ़ते आए हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और फिर हम जनरली हमारे पास अगर हम देखें तो काफ़ी सारे प्रोसेसेस पूरी दुनिया में ऐसे होते हैं जो कि रिवर्सिबल प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। तो माइकल फैराडे को शायद ये बात थोड़ा परेशान करती थी, या ही यूज़ टू थिंक कि अगर हमारे पास करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, तो वाई नॉट कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट प्रोड्यूस हो, ऐसा क्यों नहीं होता, ठीक है। एंड ही वांटेड टू एक्सप्लोर दिस। अब आप ये देखें कि अगर ये थ्योरी कामयाब हो जाती, तो फिर इसका मतलब ये, तो इससे ये आसानी हो जाती आपके पास कि you would only have to create a permanent magnet just once। और अगर उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप मौजूद रहते, तो जब एक दफ़ा आपने मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दी, तो फिर करंट प्रोड्यूस हो जाता, और आपके पास छोटे छोटे इन्फिनिट सोर्सेज जो है ऑफ पावर या एनर्जी जो है वो अवेलेबल हो जाते, ठीक है। तो हुआ क्या कि फैराडे ने इस चीज़ को करना शुरू किया स्टडी, लेकिन ही डिडंट हैव एनी लक अबाउट इट। लेकिन बाय एन एक्सीडेंट जब उसने उस मैग्नेटिक फील्ड को वेरी किया, या वो मैग्नेटिक फील्ड वेरी हुई, तो फिर उसको ये नज़र आया कि एक करंट जो है उससे क्लोज सर्किट में से पास हुआ, ठीक है। तो इस सारी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए हम कुछ एक दो चीज़ों को इंट्रोड्यूस करते हैं। एक है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, जिसको हम वोल्टेज या पोटेंशियल भी कहते हैं। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को या चार्जेस को पुश करके एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर लेके जाती है, ठीक है। तो हम इसको वोल्टेज या पोटेंशियल इस वजह से कहते हैं क्योंकि जहाँ पे भी पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है या पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, वहाँ पे करंट फ्लो करता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट क्रिएट्स एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और वो जो फोर्स है देन दैट pushes the charges along a line in the form of a current in a particular circuit, ठीक है। हम डिस्प्लेसमेंट करंट को इंट्रोड्यूस करेंगे थोड़ा आगे जाके, और फिर हम क्या करेंगे, हम मैक्सवेल इक्वेशंस, जो कि ऑलरेडी 4 मैक्सवेल इक्वेशंस हमारे पास हैं फॉर टाइम स्टैटिक फील्ड्स, हम उसको टाइम डायनामिक या इलेक्ट्रोडायनामिक फील्ड्स के पर्सपेक्टिव में भी देखेंगे कि वो किस तरह से मॉडिफाई हो जाती हैं।
जो बाउंड्री कंडीशंस हैं उनकी जनरल सेंस वही रहेगी। उनको हम इंडिपेंडेंटली ही देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड्स को अलहदा देखेंगे और मैग्नेटिक फील्ड्स को अलहदा देखेंगे। सिर्फ ये होगा कि जो टेंजेंट और नॉर्मल वेक्टर्स हैं उनकी जो इक्वेशंस हैं वो शायद थोड़ी चेंज हो जाएंगी, जो लॉज हैं वो थोड़े से चेंज हो जाएंगे। तो फैराडे जो एक्सपेरिमेंट था माइकल फैराडे का, उसके मुताबिक जो टाइम स्टैटिक या जो स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड थी उससे कोई करंट फ्लो नहीं होता था। लेकिन जब टाइम वेरिंग फील्ड प्रोड्यूस हुई तो उसने ये देखा कि उसकी वजह से एक इंड्यूस्ड वोल्टेज हुआ है। यानी जब उसने करंट फ्लो को देखा तो उसको ये बात पता चली कि अच्छा करंट तो फ्लो हो गया है। लेकिन फिर जब उसने चीज़ों को रिलेट किया तो शायद ये अंदाज़ा हुआ कि यार करंट तो कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस के बगैर नहीं फ़्लो हो सकता। तो फिर देन ही रियलाइज्ड कि अच्छा प्रॉब्ली जो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसने क्या किया होगा, उसने एक पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट किया होगा या एक पोटेंशियल डिफरेंस को इंड्यूस किया होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्टेज। तो देन ही रियलाइज्ड कि अ टाइम वेरिंग फील्ड वुड प्रोड्यूस एन इंड्यूस्ड वोल्टेज। ठीक है, जिसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं या ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, जो कि करंट को फ्लो करवाता है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, देन ही स्टार्टेड टू रिलेट इट। और जो हमारे पास ही रियलाइज्ड के द इंड्यूस्ड वोल्टेज दैट वी हैव इन एनी क्लोज्ड सर्किट that is equal to time rate of change of the magnetic flux linkage by that circuit। ठीक है, तो flux linkage we already seen कि that is n times psi, जिसमें n is number of turns and psi is the flux linkage। and now because it is time rate of change तो इसका मतलब है कि जो फ्लक्स है एट एनी पॉइंट वो चेंज हो रहा है, आउटवर्ड फ्लक्स चेंज हो रहा है। ठीक है, अब जो नंबर ऑफ टर्न्स है ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो अब देखना ये है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं या ऐसे कौन से सिनेरियोज होंगे जिसकी वजह से फ्लक्स को वेरी किया जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, सो दैट क्योंकि जब तक ये कंडीशन हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, इफ़ वी आर एबल टू प्रोड्यूस दिस कंडीशन एंड वी आर स्ट्रिक्टली टॉकिंग अबाउट मैग्नेटिक फ्लक्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट दिस पॉइंट। तो यहाँ पे एज लॉन्ग एज वी आर एबल टू अचीव दिस कंडीशन समहाउ, तो इसका मतलब ये है कि वी वुड बी एबल टू induce a voltage in a closed circuit। if we would be able to induce a voltage in a closed circuit तो इसका मतलब है कि we would be able to get a current out of it। अब ये जो कंडीशन है एक नॉर्मल बैटरी के अंदर, ये कंडीशन केमिकल एक्शन की वजह से प्रोड्यूस हो जाती है। केमिकल रिएक्ट करता है और वहाँ पे डायरेक्टली एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्रिएट हो जाता है। वो केमिकल एक्शन की वजह से इलेक्ट्रोलाइट्स प्रोड्यूस होते हैं, वो पॉजिटिव चार्जेस एक जगह पे चले जाते हैं, नेगेटिव चार्जेस एक जगह पे चले जाते हैं। तो वहाँ पे हमारे पास इंड्यूस्ड वोल्टेज आ जाता है। ठीक है, वहाँ पे हमारे पास ये कंडीशन नहीं होती, लेकिन एक केमिकल एक्शन जो है वो एक सिमिलर काम हमारे पास कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंड्यूस्ड वोल्टेज का के अगेंस्ट जो फ्लक्स का नेगेटिव साइन है उसका मतलब ये है कि ये जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है ये इस तरह से प्रोड्यूस होता है कि ये फ्लक्स जिसने इस वोल्टेज को प्रोड्यूस किया है उसकी डायरेक्शन को ये अपोज करता है। ठीक है, और ये बात रियलाइज़ की डिस्क्राइब की जाती है लेंज़ेस लॉ के ज़रिए से, जो कि हमें ये बताता है कि डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो इन अ सर्किट जिस जो कि इंड्यूस्ड वोल्टेज की वजह से जिसमें करंट फ्लो करना शुरू हुआ है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो इन द सर्किट इज सच दैट induced magnetic field produced by the induced current will oppose the original magnetic field। देखिए, इस सारी बात का मतलब ये है कि आपने एक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक मैग्नेटिक फ्लक्स था, आपने जब उसको चेंज किया तो उसकी वजह से वोल्टेज इंड्यूस हुआ। इस पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड की कोई सर्टेन डायरेक्शन होगी, राइट? ऐसे ही है, जब इंड्यूस वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ तो वोल्टेज प्रोड्यूस होने की वजह से करंट फ्लो हुआ। जब करंट फ्लो हुआ तो करंट फ्लो की वजह से एक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई जिसको हम कह रहे हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द इंड्यूस्ड करंट। ठीक है,
तो लेंस साहब जो थे उन्होंने ये कहा कि ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ था, ये दोनों एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल करने की कोशिश करेंगे, या फिर ये कि इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से ऑपोजिट होगी। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट लेंज़ेस लॉ इज़। तो जो हमारे पास सोर्सेज ऑफ ईएमएफ हैं वो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स हैं जहाँ पे ये काम होता है। वो हमारे पास बैटरीज़ हैं जहाँ पे हमारे पास केमिकल एक्शन होता है। थर्मोकपल्स हैं जहाँ से हीट की वजह से हीट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, हमारे पास फ्यूल सेल्स हैं जहाँ पे किसी सम टाइप ऑफ फ्यूल को बर्न किया जाता है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ केमिकल रिएक्शन में बी, या इन ऑर्डर टू कन्वर्ट दैट इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। और हमारे पास फोटोवोल्टिक सेल्स हैं, अगेन वो सनलाइट को कन्वर्ट करते हैं, जिस तरह सोलर एनर्जी होती है और सनलाइट की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे पास प्रोड्यूस होती है। अब हम तो हमें ये बात पता चल गई कि जो फेरेडेज एक्सपेरिमेंट है उसने हमें ये बता दिया कि किसी भी जगह पे अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज एग्जिस्ट कर रहा होगा, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, तो वहाँ पे हमारे पास इंड्यूस्ड वोल्टेज होगा। ठीक हो गया। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज़ इक्वल टू ई डॉट डी एल, राइट? ऐसे ही है, या ई इज़ इक्वल टू माइनस डेल वी होता है, या पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ई डॉट डी एल होता है। तो क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट अ क्लोज्ड सर्किट, तो इसका मतलब है कि हम एक सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं। ओके, अब स्टैटिक स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो ई डॉट डी एल इज़ जनरली इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि वो ये कहता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है और फिर उस पॉइंट से वापसी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट शुड बी ज़ीरो। ठीक है, अब लेकिन अगर हम राइट हैंड साइड को देखें विच इज़ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, तो हमें पता है कि डी ओवर डी टी को अगर हम बाहर ले आएँ तो हमें मैग्नेटिक फील्ड की वजह से पता है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है दैट इज़ बी डॉट डी एस। तो अब आप ये देखिए कि यहाँ पे इफ़ यू लुक एट इट, जो ई डॉट डी एल है दैट इज़ नाउ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ई डॉट डी एल इज़ नाउ इक्वल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक, तो अगर ये टाइम रेट ऑफ चेंज एग्जिस्ट नहीं करता, अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है तो ई डॉट डी एल दोबारा ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वेरी करती है तो अब आप देखिए उसकी वजह से क्या हो रहा है कि नाउ मैग्नेटिक फील्ड ने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करना शुरू कर दी है। ठीक है, इफ़ देर इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट इज़ चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो नाउ इट इज़ गोइंग टू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ दिस इंड्यूस्ड वोल्टेज। तो यहाँ से अब हमें ये नज़र आता है कि टाइम वेरिंग सिचुएशन में बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर प्रेजेंट एंड दे आर इंटर रिलेटेड। और अब हम ये देखना चाहेंगे कि ये जो कंडीशन है या जो ये कंडीशन है इसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं। अब अगर हम इस तस्वीर को देखें जो कि हमारे पास ये नज़र आ रही है, तो यू कैन सी कि दिस इज़ अ क्लोज्ड सर्किट। ठीक हो गया, और इसके अंदर से एक मैग्नेटिक फील्ड पास कर रही है। अब अगर हम इफ़ वी वांट, जो आउटवर्ड फ्लक्स है वो क्या है, बी डॉट डी एस, जिसमें बी इज़ द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और जो डी एस है दैट इज़ द सरफेस एरिया ऑफ दिस लूप। सही हो गया। अब हमने इस बी डॉट डी एस को चेंज करना है, तो देर आर थ्री मेथड्स ऑफ डूइंग इट। नंबर वन, जो पहला मेथड है वो क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैव अ स्टेशनरी लूप, वी हैव अ कांस्टेंट साइज़ की लूप, लेकिन जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, तो अब सीधा सीधा हमारे पास ये रिलेशन एग्जिस्ट करना शुरू हो जाएगा कि बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज़ नाउ चेंजिंग विद टाइम, तो उसका डेरिवेटिव ज़ीरो नहीं होगा, उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना शुरू हो जाएगा ऑल्दो कि ये सरफेस एरिया कांस्टेंट है। दूसरा क्या है कि हमारे पास हम मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट कर दें, लेकिन ये जो टाइम रेट ऑफ चेंज है ये हम सरफेस एरिया के साथ एसोशिएट कर दें। ठीक है, उसका मतलब ये होगा
कि अगर आप दोबारा इसको देखें तो मैग्नेटिक फील्ड इज़ फ्लोइंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इट हैज़ अ कांस्टेंट वैल्यू, लेकिन ये जो लूप है इसका साइज़ बढ़ना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसके लूप के साइज़ को या इस सरफेस एरिया को टाइम के हिसाब से वेरी करना शुरू कर दें तो भी आपके पास एक इंड्यूस्ड वोल्टेज इस क्लोज लूप में प्रोड्यूस हो जाएगा। और तीसरा क्या सिनेरियो है कि अगर आप ये दोनों काम कर लें, आप मैग्नेटिक फील्ड को भी वेरी कर लें और आप लूप के एरिया को भी चेंज कर लें। ठीक है, तो ये इसके ज़रिए से आप ये काम कर सकते हैं। ओके, तो अब जो पहला केस है जिसमें हम ये कह रहे हैं कि वी आर यूजिंग अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो इफ़ यू लुक एट इट नाउ, हम जो डेरिवेटिव है उसको हमने स्ट्रिक्टली एसोशिएट कर दिया है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के साथ एंड वी आर सेइंग कि सरफेस एरिया इज़ कांस्टेंट। ठीक है, तो वी हैव अ स्टेशनरी लूप, लेकिन जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है दैट इज़ टाइम वेरिंग। ठीक है, जो इस तरह का प्रोडक्शन ऑफ EMF है दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसफार्मर EMF। ठीक है, और हम इसको ट्रांसफार्मर एक्शन भी कहते हैं क्योंकि जो फ्लक्स है उसके इंटरेक्शन की वजह से वोल्टेज इंड्यूस होता है, और ट्रांसफार्मर में भी यही काम होता है कि प्राइमरी से जब सेकेंडरी कॉइल के अंदर जब वोल्टेज ट्रांसफ़र होता है तो वो भी फ्लक्स लिंकेज की वजह से होता है, जिस तरह से हमने इंडक्टर के अंदर देखा था। तो इसलिए हम इस मेथड को ट्रांसफार्मर EMF कहते हैं। अगर हम इसको थोड़ा मज़ीद एक्सप्लोर करें तो हमें ये बात पता है कि जो E.dl है इसके ऊपर अगर हम अप्लाई करते हैं आई थिंक स्टोक्स थ्योरम, यस, अगर हम स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करते हैं तो वो लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल पे कन्वर्ट करता है, तो जो E.dl है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू दिस वन। ठीक है, और अब अगर हम इसको देखिए तो हम वी कैन सेफली से दैट डेल क्रॉस ई इज़ नाउ इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डेंसिटी टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डेंसिटी। तो अब आप ये देखिए, दिस यूज टू बी आवर सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन वी यूज टू विच यूज टू से कि डेल क्रॉस ई इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और इसके दो मतलब थे। एक ये मतलब था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट it does not circulate, it does not rotate, it travels in straight lines। और दूसरा इसका मतलब ये था कि जो हमारे पास है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कंजर्वेटिव है। ठीक है, लेकिन अब इसका मतलब ये बन गया है कि अभी भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज़ नॉट गोइंग टू सर्कुलेट। लेकिन आप ये देखिए कि जब ये टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी या टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो भी टाइम वेरिंग होगी। ठीक है, जब टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो इसका मतलब है कि उसमें ज़ीरो क्रॉसिंग्स आएंगी, उसकी वैल्यूज़ जो हैं वो ज़ीरो क्रॉस करेगी। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि दे वुड बी पॉइंट्स जब वो अपने आप को सर्कुलेट तो नहीं कर रही होगी लेकिन इट वुड फील कि वो कट हो रही होगी। ठीक है, तो जो कंजर्वेशन वाली बात है वो शायद फिर भी चेंज हो जाएगी, लेकिन जो उसकी स्ट्रेट लाइंस वाली बात है वो चेंज नहीं होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड स्टिल विल फ्लो इन स्ट्रेट लाइंस। ठीक हो गया, अब वो साइनोसाइडल हो जाएंगी वो लाइंस, या उनमें वेरिएशन आना शुरू हो जाएगी। तो दिस वाज वन ऑफ द मैक्सवेल इक्वेशंस फॉर टाइम स्टैटिक फील्ड्स। और अब वो ये बता रही हैं कि जो हमारे पास टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज़ नॉट कंजर्वेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर अब एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं रहेगी। इफ़ यू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर तो अब एनर्जी रिलीज़ होना शुरू हो जाएगी, जिस तरह से हमारे पास एंटेना में होता है। तो एनर्जी इज़ नॉट नाउ कन्फाइंड, इट डज़ नॉट कंजर्व। अब ये सिस्टम जो है वो एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के तौर पे भी काम करना शुरू हो जाएगा। ओके, दूसरा हमारे पास क्या तरीक़ाकार है कि हमारे पास एक स्टैटिक फील्ड है, लेकिन हमारे पास जो लूप है उसका एरिया चेंज हो रहा है। अब ये जो लूप का एरिया है इसका दो तरीके से चेंज हो सकता है। यहाँ पे अगर आप देखिए तो वी हैव अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है,
जो कि कांस्टेंट है बिकॉज इट इज़ अ परमानेंट मैग्नेट। अगर आप ये सेंट्रल लूप को घुमाते हैं तो जैसे जैसे ये घूमेगा तो जो सरफेस एरिया है इस साइड पे, जब सरफेस एरिया और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपस में पैरेलल हैं तो नाउ मैक्सिमम फ्लक्स इज़ पासिंग थ्रू इट। लेकिन अगर ये घूमना शुरू हो जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता जो फ्लक्स की अमाउंट है इसमें से जो पास कर रही है वो कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी वजह से इस स्टेटर जो हमारे पास रोटर है इसके अंदर प्रोड्यूस हो जाएगा, करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, एक वोल्टेज इसके अंदर इंड्यूस होगा। ठीक है, इसका एक और रिप्रेजेंटेशन ये है, यहाँ पे से फॉर एग्जांपल वी हैव दीज टू स्लाइडिंग रेल्स। ठीक है, और इसके ऊपर एक शॉर्टनिंग रॉड हमने रखा हुआ है। ठीक है, और हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है इट इज़ गोइंग इनटू द पेज एट दिस पॉइंट। तो इफ़ वी स्टार्ट मूविंग दिस रेल इन दिस डायरेक्शन एंड इन दिस डायरेक्शन, ये जो रॉड है इसको अगर हम इधर या इधर मूव करना शुरू कर देते हैं तो आप देखिए कि ये जो क्लोज लूप बन रहा है इसका एरिया आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएगा और कम होना शुरू हो जाएगा। ये इस वक्त एक स्क्वायर आपको नज़र आ रहा है, जैसे जैसे ये आगे जाएगा ये एक बड़े रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाएगा और जैसे जैसे ये इधर आएगा तो एक छोटे रेक्टेंगल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम रिलेट, हमें ये बात पता है कि मैग्नेटिक फोर्स इज़ इक्वल टू क्यू यू क्रॉस बी। अब आप ये देखिए कि जो फोर्स है दैट इज़ इक्वल टू एम ए एज वेल। ठीक है, और अब ये जो फोर्स है बिकॉज इट इज़ चेंजिंग, इसकी डायरेक्शन क्योंकि चेंज हो रही है तो इसका मतलब है कि जब फोर्स ख़त्म होना शुरू होगी, यानी से फॉर एग्जाम्पल वी अप्लाइंग फोर्स इन दिस डायरेक्शन और फिर हम इसको रोकने के लिए आहिस्ता आहिस्ता फोर्स को कम करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो F इज़ इक्वल टू एम ए जो है उसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर एक आहिस्ता आहिस्ता जब इसकी वेलोसिटी कम होगी तो इसके अंदर डीसेलरेशन प्रोड्यूस होगी। ठीक है, बिकॉज नाउ दिस वेलोसिटी ऑफ मूवमेंट इज़ नॉट कांस्टेंट, अब ये एक्सेलरेट या डीसेलरेट कर रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म नहीं रही, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चेंज होना शुरू हो जाएगी। तो हम एक डिफ़ाइन करते हैं मोशनल इलेक्ट्रिक फील्ड which is F over Q and that is U क्रॉस B। तो अगर हम ये एज्यूम करें कि ये जो कंडक्टिंग लूप है दिस इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो EMF जो हमारे पास प्रोड्यूस होगा वो होगा ये क्योंकि हमने डिफ़ाइन किया तो हमारे पास जो EMF है दैट इज़ E डॉट डी एल, तो नाउ इट वुड बी U क्रॉस B डॉट डी एल। तो इसको हम कहते हैं मोशनल EMF बिकॉज नाउ इट इज़ एसोसिएटेड टू द मैकेनिकल मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ दिस पर्टिकुलर रॉड। ठीक है, तो एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स जैसे कि मोटर्स, जनरेटर्स, ऑल्टरनेटर्स, वो सारे के सारे मोशनल EMF के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि उसमें आपको पता होगा कि इस तरह की कंस्ट्रक्शन होती है हमारे पास। तो अगर हम इसको देखें तो U क्रॉस B और जो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स है दैट इज़ ILB एज वेल। ठीक है, BL। ठीक है, हाँ जी, क्योंकि ये QU क्रॉस B होता है हमारे पास, तो Q मूविंग चार्ज इज़ इक्वल टू करंट, और जो DL है उसको जब आप इंटीग्रेट कर लें तो दैट इज़ L, तो IL क्रॉस B। और इफ़ बोथ ऑफ देम दे आर इन 90 डिग्रीज जैसा कि यहाँ पे नज़र आ रहा है तो इट वुड बी ILB, और जो EMF है दैट विल बी इक्वल टू UBL। जब हम इस पे स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करते हैं अगेन A डॉट DL, और ये जब हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो अगेन हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, डेल क्रॉस E इज़ इक्वल टू डेल क्रॉस U क्रॉस B, यानी ये स्टोक्स थ्योरम हम इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब देखिए प्रीवियसली डेल क्रॉस E वॉज इक्वल टू दिस एंड
नाउ डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू दिस। तो दिस इज़ वन सिनेरियो जब हम लूप के एरिया को चेंज कर रहे हैं, और दी अदर सिनेरियो जब हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं। तो इट इज़ नाउ सिंपल टू अंडरस्टैंड कि अगर हम ये दोनों काम कर रहे होंगे तो फिर हमारे पास जो मैक्सवेल इक्वेशन बनेगी इट वुड बी इन दिस कंडीशन। ठीक है। नाउ अब हमें ये बात बता रही है कि देखिए ये वापसी स्टैटिक फील्ड में कैसे चेंज हो जाएगी। अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर कांस्टेंट हो जाता है तो ये टर्म ख़त्म हो गई क्योंकि उसका डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा। फर्दर ऑन अगर हमारे पास जो लूप का एरिया है वो भी कांस्टेंट हो जाता है, या जिस वेलोसिटी से हम उस शॉर्टनिंग रॉड को चेंज कर रहे हैं अगर हम उसको भी ज़ीरो कर देते हैं तो ऑल ऑफ दिस बिकम्स ज़ीरो, और फिर हम इसका मतलब है कि खाली मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई स्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगी। तो हमारे पास अगर आप देखिए तो एक एग्ज़ाम्पल है जिसमें नाउ इट इज़ टेलिंग यू कि एक कंडक्टिंग बार है जो कि स्लाइड कर रही है और आपसे इंड्यूस्ड वोल्टेज कैलकुलेट करने का कहा है। सिंपल है। यहाँ पे इस केस में जो एरिया है वो कांस्टेंट है लेकिन बी चेंज कर रहा है तो इट इज़ दिस, और जो दूसरे वाला सिनेरियो है उसमें दिस इज़ मूविंग विद अ पर्टिकुलर वेलोसिटी लेकिन बी इज़ कांस्टेंट। अगर ये दोनों वेरी कर रहे हों तो फिर देन इट वुड बी दिस सिनेरियो। मैग्नेटिक सर्किट्स से रिलेटेड एग्जांपल है। यहाँ पे नाउ जो हमारा करंट है वो टाइम वेरिंग हो गया। ठीक है। तो टाइम वेरिंग होगा इसका मतलब है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो टाइम वेरिंग होगी, नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है। ईएमएफ प्रोड्यूस करने का उसने कहा है दिस इज़ जो ट्रांसफार्मर वाला ईएमएफ है। ठीक है, उस तरह से, लेकिन इसने इसको मैग्नेटिक सर्किट की फॉर्म में सॉल्व किया हुआ है। फ्लक्स कैलकुलेट कर रहा है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स डिवाइड बाय रिलक्टेंस, और उस तरीके से इसको लेके चल रहा है। ओके, अब एक और चीज़ जो हमने ये तो देख लिया कि अगर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास एग्जिस्ट कर रही होगी तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करना शुरू हो जाएगी। नाउ वी वांट टू सी कि अगर किसी भी जगह पे से फॉर एग्जांपल टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है तो फिर उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर क्या नतीजा निकलेगा। ठीक है। हमें ये बात पता है कि डेल क्रॉस एच इज़ इक्वल टू जे। ठीक है। और हमें एक और बात पता है कि जो डाइवर्जेंस ऑफ अ कर्ल है दैट शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक हो गया। तो डेल डॉट, अब क्योंकि ये कर्ल है अगर हम इसका डाइवर्जेंस ले तो वो ज़ीरो आना चाहिए। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिकॉज डेल क्रॉस एच इज़ इक्वल टू जे, तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल डॉट जे इज़ इक्वल टू ज़ीरो। लेकिन हमारी जो कॉन्टिन्यूटी ऑफ करंट इक्वेशन थी वो हमें ये बताती थी कि डेल डॉट जे इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इट इज़ एक्चुअली इक्वल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूमेट्रिक चार्ज। ठीक है। तो जो डेल क्रॉस एच है इसका मतलब है कि इन ऑर्डर टू मेक दिस इक्वेशन ज़ीरो हमें डेल क्रॉस एच के अंदर कुछ चेंज करनी चाहिए जो कि इस इफ़ेक्ट को थोड़ा कैंसिल कर दे और ओवरऑल इसको, ये वाली जो कंडीशन है इसको ट्रू करे। तो हम इसमें एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं विच इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट विच इज़ जे डी, और हम कहते हैं कि अगर जे के अंदर जे डी ऐड हो जाएगा तो फिर, और हम उसका डाइवर्जेंस अगर लेंगे तो फिर ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है। तो मतलब ये कि डेल डॉट डेल क्रॉस एच ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है। लेकिन ये इक्वेशन इसको ज़ीरो नहीं होने देती, तो हम क्या करते हैं कि जे के अंदर एक मॉडिफिकेशन करते हैं जो कि फिर ओवरऑल इस रिलेशन को ज़ीरो करने में हमारी हेल्प करती है। ठीक है।
तो हम इसको जब लिखेंगे तो इट वुड बी डेल डॉट डेल क्रॉस एच, जिसका मतलब वही होगा कि इसका डेल और इसका डेल ये सारे जब आपस में मिलाएंगे तो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, अब इस टर्म को डेल डॉट जे को ज़ीरो करने के लिए इस टर्म को इसके एग्जैक्टली नेगेटिव ऑपोजिट होना चाहिए, जिसका मतलब ये हुआ कि डेल डॉट जे डी वुड बी इक्वल टू माइनस डेल डॉट जे वुड बी इक्वल टू दिस। अब जो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज है दैट इज़ डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो वी। फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन हमें ये बताती है। तो यहाँ से हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया और इससे हमें ये पता चला कि एक्चुअली ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है दिस इज़ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, तो जब हमने इसको इसमें सब्स्टिट्यूट किया तो अब हमें ये पता चला कि हमारी जो मैक्सवेल इक्वेशन है डेल क्रॉस एच इज़ इक्वल टू जे, वो चेंज हो जाती है या चेंज हो सकती है। हम उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डेल क्रॉस एच इज़ इक्वल टू जे प्लस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास टाइम वेरिंग होगी तो हमारे पास उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगी, या आप इसको यूँ कह सकते हैं कि अब मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए आपके पास दो सोर्सेज हैं। एक सोर्स है करंट का, अगर करंट मौजूद होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, लेकिन अगर करंट नहीं होगा और टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है। ठीक है, फर्दर ऑन ये कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैटिक है तो ये टर्म वैसे ही ज़ीरो हो जाएगी और आप वापसी अपनी स्टैटिक फील्ड के ऊपर आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस मॉडिफिकेशन से हमने सिर्फ इस बात की पॉसिबिलिटी पैदा की है और जिसको हमने मैथमेटिकली जस्टिफाई किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। इसका ये मतलब नहीं है कि अब मैक्सवेल इक्वेशन जो है पुराने वाली वो अपनी जगह पे होल्ड नहीं करेगी। ठीक है, तो ये जो टर्म है जे डी, इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, और जो जे है हमारे पास वो हमारे पास कंडक्शन करंट है। तो अब हमारी जो मैक्सवेल इक्वेशंस हैं वो उनकी जो फाइनल फॉर्म है वो कुछ इस तरह से बनती है, जो कि जनरलाइज्ड फॉर्म में है। वो ये कि फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन वैसे की वैसे रहती है, जो कि हमें ये बात बताती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्जेस से शुरू होती है, नेगेटिव चार्जेस पर टर्मिनेट होती है। ये मैक्सवेल इक्वेशन भी इसी तरह से रहती है, जो कि हमें ये बताती है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा एक लूप के अंदर फ्लो करती है और मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, लेकिन ये जो दोनों ये मैग्नेटिक फील्ड्स हैं ये चेंज हो जाती हैं और टाइम वेरिंग फैक्टर को अब अपने पास इंक्लूड करती हैं और ये बताती हैं कि अगर किसी भी जगह पे टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, अगर किसी भी जगह पे टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो जो मैं आपको शुरू में बात कह रहा था कि अब आपको सिर्फ एक सोर्स की ज़रूरत है, उसका मतलब यही था कि अगर आप ये प्रोड्यूस कर लेते हैं समहाउ, ये अचीव कर लेते हैं, तो इसका मतलब यू आर प्रोड्यूसिंग दिस। इफ़ दिस इज़ टाइम वेरिंग तो दिस इज़ टाइम वेरिंग एज वेल। इफ़ दिस इज़ टाइम वेरिंग तो इसका मतलब है कि दिस इज़ हैपनिंग। तो इफ़ यू शुरू में अगर आप एक एक्साइटेशन प्रोड्यूस कर दें तो ये प्रोसेस जो है वो चलता रहता है जब तक ये वाली एक्साइटेशन जो है वो ख़त्म नहीं करते। तो इसी तरह से एंटेनाज में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, आप उसमें करंट को वेरी करते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड फिर मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करवाती है और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंटिन्यू होती है जब तक आप उसके सोर्स को चेंज नहीं कर लेते। तो अ, ये जो टाइम वेरिंग फील्ड्स हैं इसको जनरलाइज करने के लिए हम इनको टाइम हार्मोनिक फील्ड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि या जनरली जब हम इसको आगे पढ़ते हैं एंटेनास में या दूसरे सिनेरियोज़ में तो हम साइनोसाइडल फील्ड्स की बात कर रहे होते हैं। हमारे जितने भी सोर्सेज होते हैं वो सारे के सारे साइनोसाइडल में कन्वर्ट हो जाते हैं, उससे हमारी एक्सप्लेनेशंस जो हैं वो काफ़ी आसान हो जाती हैं, हमारी मैथमेटिक्स काफ़ी इजी हो जाती है और प्रैक्टिकल भी रहती है क्योंकि जितने भी सोर्सेज होते हैं जनरली वो साइनोसाइडल होते हैं। तो जनाब दिस वाज ऑल फ्रॉम ईएमएफ थ्योरी कोर्स, दिस वाज द लास्ट सेगमेंट। उम्मीद है कि आपने इसको सबक को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा
और जो चीज़ें नहीं आपको समझ लगी होंगी, जब हमारी मुलाकात होगी तो हम एक रिवीजन सेशन में उन इम्पॉर्टेंट चीज़ों को कवर कर लेंगे। मीनवाइल आप किताब को पढ़िएगा। अगर कोई सवाल हो तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं, देयर इज़ नो इशू। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।